नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। अब आप हर मौसम में ट्रेन से कश्मीर का जो है वो सफर कर सकते हैं। बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आज यानी कि 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि 40 किलो तक का जो विस्फोटक है या भूकंप रिएक्टर स्केल पर अगर 8 भी है तो भी वह इस ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके बनने से पाकिस्तान और चीन दोनों ही परेशान हैं, लेकिन कश्मीर में इतना बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें 133 साल क्यों लग गए, यह भी एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। आखिर चिनाब ब्रिज के बनने की पूरी कहानी क्या है, भारत के लिए कितना अहम है और क्यों पाकिस्तान और चीन को इससे दिक्कत आ रही है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर आप सभी के साथ हम विस्तार पूर्वक जो है वो चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, और जो भी आपको यहां महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं उन्हें आप अपने कॉपी पेन के माध्यम से जो है एक जगह लिखते रहिएगा। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है, पीछे चिनाब नदी देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले आज से लगभग 133 वर्ष पूर्व की बात करें तो सन 1892 की बात करेंगे। अंग्रेजों ने जम्मू से कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने की कोशिश की थी। चीन से व्यापार को बेहतर करने के लिए इस पूरे इलाके में रेल लाइन जो है बिछाई जा रही थी, लेकिन अंग्रेजों को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। इन्होंने जम्मू और श्रीनगर के बीच में रेल लिंक की जो है वो नींव रखी, लेकिन राजा की मौत के बाद 1925 में इसमें कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सका। बात करेंगे दोस्तों सन 1890 के। पाकिस्तान का एक स्थान है वजीराबाद, वहां से जम्मू के बीच में रेल लाइन बन चुकी थी, लेकिन 1947 का जब बंटवारा हुआ तो देश की 40% रेल लाइन और रेलवे के संसाधन जो है पाकिस्तान के हिस्से में जा चुके थे। पाकिस्तान का वजीराबाद और भारत का जम्मू, इसके बीच की कनेक्टिविटी को जो है रेल लाइन को जो है वो बंद कर दिया गया। अब आजादी के बाद अगर हम बात करें तो आजादी के बाद सन 1952 में पहली बार कश्मीर तक रेल पहुंचाने का काम जो है शुरू हुआ, और इसके लिए छोटी लाइन का जो है प्रयास किया गया। क्योंकि अगर हम इस चीज को बड़े ध्यान से मैप के माध्यम से भी इस चीज को देखें तो हम देख सकते हैं क्या कि आपके स्क्रीन पर सबसे पहले हम मैप दिखाते हैं इस क्षेत्र का, फिर इस चीज को हम चर्चा करेंगे, इस बात को हम चर्चा करेंगे तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह पंजाब का नक्शा देखने को मिल रहा है। पंजाब में यह स्थान है जिसका नाम है मुकेरिया, यह है पठानकोट, यह है कठुआ, और यहां आपको जम्मू देखने को मिल रहा है। ठीक है, बीच में एक स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे है जिसका नाम है माधोपुर। ठीक, अब बातों को समझते हैं। आजादी के बाद हमने कहा कि सन 1952 में पहली बार कश्मीर तक पहुंचने के लिए रेल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। ठीक, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें तो पंजाब में एक स्थान है जिसका नाम है जालंधर। जालंधर तक जो है वो ट्रेन जाती थी, क्योंकि जालंधर तक जो है वो पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। और जालंधर से जैसे ही मुकरिया हुआ, पठानकोट हुआ और कठुआ हुआ, तो मुकरिया और पठानकोट के बीच का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहां पटरी थी, लेकिन मुकरिया से लेकर जालंधर के बीच की अगर हम बात करें तो कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी। तो ऐसे में यह जो पूरी की पूरी जो दूरी थी वो लगभग 72 या 73 किलोमीटर की दूरी थी। तो 72 और 73 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए सबसे पहले मुकरिया से लेकर जालंधर तक जो है वो रेल लाइन बिछाई गई। 7 अप्रैल 1952 को जालंधर से पठानकोट, यानी कि यहां हो गया आपका जालंधर, ये हो गया मुकरिया, और मुकरिया से पठानकोट तक जो है वह क्या हुआ, पहली ट्रेन जो है वो शुरू हुई। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो पठानकोट से कश्मीर की जो दूरी थी वह 227 किलोमीटर की दूरी थी, और इसको भी अभी प्राप्त करना था। 1966 में पठानकोट से माधोपुर और माधोपुर से कठुआ के लिए जो है वो क्या किया गया, जो है वो ट्रैक बिछाया गया और ट्रेन भी चलाया गया। और जैसे ही कठुआ पहुंचा
तो इसका मतलब है कि कठुआ का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो जम्मू कश्मीर को जो है वो रेलवे लाइन के माध्यम से अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार अगर मैं बात करूं तो 1966 में जो जोड़ा गया। और इस रास्ते पर ट्रैक बिछाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि ये पूरा का पूरा हिमालय का तलहटी वाला स्थान है। रावी नदी यहां से प्रवाहित होती है। तो इसलिए इस क्षेत्र पर जो है वो छोटे छोटे जो है वो पुलों का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, आप चीजों को बड़े ध्यान से जो है वो समझिएगा। ठीक, तो छोटे छोटे क्या किए गए, यहां पुल बनाए गए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1966 के 6 साल बाद यानी कि सन 1972 में हम पहुंचते हैं। और सन 1972 की अगर हम बात करें तो सन 1972 में पहली बार कठुआ से आगे बढ़कर 6 साल में जो है वो अगली ट्रेन लाइन जो है वो कहां पहुंची है, जम्मू पहुंची है 6 साल के बाद 1972। और जो सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेन का नाम था झेलम एक्सप्रेस। यानी कि 1972 में जो सबसे पहली ट्रेन जो जम्मू पहुंची थी उसका नाम था झेलम एक्सप्रेस। लेकिन 1972 में क्या कारण था दोस्तों, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो सन 1965 में आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का समय था और भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जंग हुआ था तो भारतीय सेना को बॉर्डर के इलाके में पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी का समय आया और इंदिरा गांधी ने इस चीज को सही करने के लिए जो है सबसे पहला जो फोकस किया वो ये फोकस किया कि जो घाटी है उस घाटी को रेल नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए जिससे कि सेना और आम लोगों को जो है इससे फायदा हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वह कठुआ से जम्मू तक जो है वो करने के लिए रेलवे लाइन की जो है वो बिछाने की शुरुआत 69 तक ही हो चुकी थी, जिसकी जिम्मेदारी जो है वह नॉर्दर्न रेलवे को जो है दी गई थी। अब कठुआ से लेकर जम्मू तक के बीच के बारे में बात करें तो इसके बीच की जो दूरी है वह है लगभग, अगर हम बात करें तो यह दूरी आपका कठुआ से लेकर जम्मू तक की जो दूरी है वो 76 किलोमीटर दूरी है। तो अब पठानकोट कठुआ माधोपुर, पठानकोट माधोपुर कठुआ और जम्मू तक की अगर हम बात करें तो यहां तक का जो है वो ट्रेन बन चुका और जम्मू तवी जो है वो चलने लगा। ठीक है ना। और सन 1971 में आपको याद होगा कि उस समय अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, लेकिन रेल निर्माण का जो कार्य है उसको रोका नहीं गया, उसको किया गया। क्यों? क्योंकि फोकस यही था कि अगर रेल निर्माण का कार्य रुक गया तो कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले युद्ध में भारत को दिक्कत होगा और भारत के सेना और आम लोगों को जो है वहां कनेक्टिविटी के माध्यम से ही जल्दी पहुंचाया जा सकता है। और इस प्रयास से 1972 तक पहली रेल लाइन जो है जम्मू तक जो है वो बिछ गई। अब 2 अक्टूबर सन 1972 को जो है इस रूट पर पहली मालगाड़ी चलाई गई और उसके बाद अगर हम बात करें तो दिसंबर 1972 तक जो है वह सवारी वाहन जो है इसकी शुरुआत हुई, सवारी रेल जो है इसकी शुरुआत हुई। ठीक, अब कुल मिलाकर उस समय के बड़े नेता थे उस क्षेत्र के, जैसे उस समय केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर कर्ण सिंह, ओम मेहता, यह सब इस ट्रेन से जम्मू पहुंचे। उस समय इस ट्रेन का नाम जो था वह श्रीनगर एक्सप्रेस था, जो कि बाद में इसका नाम चेंज करके जो है वह कर दिया गया झेलम एक्सप्रेस। तो जम्मू तक रेल बन जाने से जो है वो दिल्ली सीधे जो है वो जम्मू से जुड़ गया, या हम कहें कि जम्मू सीधे दिल्ली से जुड़ गया। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो कश्मीर जो है वो पहुंचा नहीं गया था। उस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को जोड़ने के लिए एक नेशनल हाईवे था जिसका नाम था नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। इसी के माध्यम से, सड़क के माध्यम से कश्मीर पहुंचा जा सकता था, जो कि उधमपुर होकर जो जाता था। अब उधमपुर को कश्मीर का जो है वो एक तरह से बात करें तो गेटवे माना जाता था और ऐसे में कश्मीर तक रेल पहुंचाने की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। अब आगे जब बढ़ा, बातें हुई, शुरुआत जो है अब कश्मीर को टारगेट करने के लिए हुआ कि भैया हमको कश्मीर तक जो है पहुंचना है। और कश्मीर तक पहुंचने के लिए अगर हम बात करें तो जम्मू, जम्मू के बाद उधमपुर, कटरा, बनिहाल और बारामूला का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। इस उधमपुर के बारे में ही हमने कहा कि यहां आपका नेशनल हाईवे नंबर 44 था और इसी को जो है एक तरह से गेट कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको ध्यान में रखते हुए सन 1994 में चिनाब के ऊपर एक ब्रिज का रेल प्रोजेक्ट जो है उसके शुरुआत करने के बारे में जो है वो बात हुई थी। और लगभग इसकी शुरुआत के बारे में जो बात हुई थी तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बहुत लंबा जो है समय लगा। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई, इसके बाद बहुत सारी सरकारें आई गई और सरकारों ने अपने अपने हिसाब से इसकी फंडिंग की। ठीक, लेकिन सन 2003 में पहली बार अगर हम बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कारगिल युद्ध हुआ था, तो 2002 के बाद
जो है वो 2003 में जो है वो चिनाब नदी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए जो है वो पहली बार सहमति बनी। और लगभग 22 साल के बाद अगर हम बात करें तो ये ब्रिज जो है वो बनके तैयार हुआ। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी खर्च हुआ, यह सारा का सारा खर्च जो है वह केंद्र सरकार ने उठाया और इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी भी केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से रखी। तो जम्मू से उधमपुर 2003 से जब काम शुरू हुआ तो 2005 में 53 किलोमीटर का जो है ट्रैक पूरा हुआ। उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर का ट्रैक जो है 2014 में पूरा हुआ। कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक 2024 में जाके पूरा हुआ। और बनिहाल से बारामूला 135 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है वो 2013 में जो है हुआ। और कुल मिला के कटरा से जो बनिहाल है, इसी के बीच में जो ये ब्रिज आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम चिनाब ब्रिज कहते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो जम्मू, उधमपुर, कटरा, बनिहाल और बारामूला आप अपने स्क्रीन पर जो है यह देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको किया गया और इसके बाद यह जो है शुरू हुआ। एक चीज और भी आपको ध्यान रखना होगा कि 2025 के पहले की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है चिनाब ब्रिज को बनाने की जो है सहमति में लगी, मुहर लग गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और इस सरकार के दौरान उधमपुर से लेकर कश्मीर तक दोनों छोर पर जो है वो रेलवे के बिछाने का कार्य हुआ। लेकिन इस बीच में जो है वो रेलवे लाइन बन नहीं पाया। सन 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने इसको बहुत तेजी से काम करना शुरू किया और मोदी जो है वो खुद ही इस चिनाब ब्रिज की जो है वो निर्माण की निगरानी कर रहे थे और जो भी जरूरी फंड की आवश्यकता थी इसको पूरा करा रहे थे। तो लगभग 20 साल के बाद और लगभग 1500 करोड़ रुपए के लागत के बाद अगर हम बात करें तो यह ब्रिज जो है वो बनके तैयार हुआ। और इसके साथ ही कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से जो है वह जोड़ने का जो सपना था वह सपना पूरा हुआ। तो चिनाब पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 1315 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर जो है इस ब्रिज की ऊंचाई है। और टोटल इसमें 17 पिलर लगे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 है। एफिल टावर की ऊंचाई जो है 330 मीटर है और इसकी ऊंचाई 359 है। इसलिए कहा जा रहा है कि एफिल टावर से भी बड़ा है ये ब्रिज जो कि बना हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो स्टील जो है वो 29,000 मीट्रिक टन जो है, यानी कि एफिल टावर से 3 गुना ज्यादा स्टील यहां लगा है। इसकी लाइफ की बात करें तो इसका लाइफ जो है 120 साल का है। इसके कंक्रीट की अगर हम बात करें तो 46,000 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट है। चिनाब ब्रिज जो है इसके ऊपर 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा भी आएगा तो इसको ये झेल लेगा। ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वह ट्रेन को जो है वो चलाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज जो है वो भूकंप हो, बाढ़ हो, बर्फबारी हो, विस्फोटक हो, हर चीज को जो है वह झेल सकता है। ब्रिज का जो पूरा इलाका है हम जानते हैं कि यह हिमालय का एरिया है और यह पूरा भूकंप प्रवण क्षेत्र है। यानी कि भूकंप के बारे में अगर हम बात करें तो जो पूरे जोन है उस जोन के हिसाब से देखें तो चौथे जोन में जो है ये पूरा का पूरा इलाका है। यानी कि यहाँ भूकंप बहुत ज्यादा आने के चांसेस है और भूकंप अगर यहाँ आ भी रहे हैं तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप बहुत हाई हो सकते हैं। तो इस ब्रिज को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप 8 के पास भी आए तो बहुत आसानी से जो है यह ब्रिज उस भूकंप को झेल सकता है। ठीक जैसा कि हमने बात किया और भी हमने इसके ऊपर देखा है और जो भी चीजें हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक चीज और भी है कि इसकी जो लोड है और इसके ऊपर विस्फोटक को जो है वो डीआरडीओ के माध्यम से जो है वह जांच किया गया है कि 40 किलोग्राम तक के विस्फोटक को जो है अगर ब्लास्ट किया जाए इस क्षेत्र पर, इसको इसलिए जांच किया गया है क्योंकि हमें पता है कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहीं ना कहीं आतंक से प्रभावित क्षेत्र है। तो इस चीज को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भविष्य में अगर इस प्रकार की आतंकी हमले हो भी रहे हैं तो अगर विस्फोट भी किया जा रहा है तो ब्रिज को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। क्यों? क्योंकि अलगाववादियों का सीधा एक ही उद्देश्य है कि कश्मीर को जो है वो भारत से अलग कर देना। तो कहीं ना कहीं चिनाब ब्रिज जो है वो कश्मीर को भारत से अलग होने का जो एक रास्ता बनाया जा रहा है उस रास्ते में एक रोक है, क्योंकि इसके माध्यम से अलगाववादी भावनाओं के ऊपर लगाम लगेगी। इसके माध्यम से किसी भी मौसम में जो है वह रास्ता चालू रहेगा, यानी कि बर्फबारी होगी या कुछ भी होगा तो रास्ता बंद नहीं होगा। कनेक्टिविटी बढ़ जाने से कश्मीर का आर्थिक विकास जो है बढ़ेगा। कश्मीर के सेब, साल, केसर जो है वो विश्व के या देश के अन्य क्षेत्रों पे बढ़ेंगे। कश्मीर भारत के अन्य क्षेत्रों से पर्यटक बहुत आसानी से पहुंचेंगे। सेना की आवाजाही तेज होगी।
जिसके जरिए जो है, चाहे वो हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, अगर यहाँ किसी भी प्रकार की संघर्ष की स्थिति आती है, किसी भी प्रकार से यहाँ के हालात बिगड़ते हैं, तो बहुत ही जल्दी से जो है उसको कंट्रोल में ले लिया जाएगा। अब हमने कहा कि इससे बनने से सबसे बड़ी चिंता अगर किसी को है, तो वो है पाकिस्तान और चीन को। क्यों पाकिस्तान और चीन को है? तो चिनाब ब्रिज के बारे में बात करें तो हमने कहा कि यह पूरा जो ब्रिज बना है वो कश्मीर का जो इलाका है, इस इलाका का नाम है अखनौर। अखनौर इलाके में बना है, और नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो चिकन नेक एरिया है, वहां भी अगर हम बात करें तो वहां भी हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब चीन कहीं से भी जो है वो पूरी कोशिश यही रखता है कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए। अब ये अखनूर इलाका जो है, इस अखनूर इलाकों को भी अगर हम बात करें तो यह इलाका जो है कश्मीर का चिकन नेक है। और ऐसे में अगर चिनाब ब्रिज बन गया है तो भारत के लिए सामरिक तौर पर अगर हम बात करें तो ये बेहद ही अहम स्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से कश्मीर पर भारत की पकड़ जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी, और इससे हमारी सामरिक और सैन्य क्षमता में जो है वो जबरदस्त इजाफा होगा। कश्मीर में तैनात सेना के आर्म्स, एम्यूनिशन, टैंक जो है वह सीधे घाटी तक पहुंच जाएंगे। बारामूला तक जो है वो रेल कनेक्ट होने से बाद जो बॉर्डर का एरिया है वहां आर्मी के लिए पहुंचना जो है बहुत आसान हो जाएगा, और जंग की स्थिति में यह ब्रिज जो है वो भारत की सीमाओं को रक्षा करने के लिए जो है वो भी बहुत सही रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस ब्रिज के बारे में और बात करें तो ये ब्रिज जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 64 किलोमीटर दूर जो है यह ब्रिज है। और द डिस्टेंस फ्रॉम चिनाब ब्रिज टू एलओसी 64 किलोमीटर है। और चिनाब ब्रिज से एलएसी के पूरे बॉर्डर अगर हम बात करें तो 900 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर इस ब्रिज को एक बार फिर से जो है वो बड़े ध्यान से देखें, तो ये स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जानकारी आपको जो है अच्छी लगी होगी, यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो कमेंट के माध्यम से आप जो है अपनी राय अवश्य पहुंचाएं, और चैनल आपका है, आपके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। तो कृपया अपना सहयोग जो है बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के पास शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए, और लाइक भी कर दिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।